हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी जीरो के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन जो है आपको 40 देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें मैथ भी शामिल होगा, ठीक है, रीजनिंग भी होगा और जीके जीएस भी होगा, ठीक है, और इसमें करेंट अफेयर भी शामिल होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। देखिए, कहता है महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा मानदंड पूरा करना होता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा दूसरा ऑप्शन, यानी वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति। तो महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड ये है कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना, सेबी के विनियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना, पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपए से अधिक औसत का वार्षिक कारोबार होना, पिछले 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की औसत वार्षिक निवल संपत्ति का होना, कर देने के पश्चात पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ, महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए 40। नेक्स्ट है कि वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जंगलों के कार्बन संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु REDD नाम एक कार्यक्रम आरंभ किया गया। जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना और कार्बन विकास में निवेश को कम करने हेतु इसे चलाया गया। REDD का पूरा अर्थ क्या है। तो देखिए, REDD का पूरा अर्थ क्या है। तो 40 को यदि देखें तो दूसरा ऑप्शन, यानी वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना। तो REDD वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करने का संक्षिप्त नाम है। REDD ज़्यादातर वनों की कटाई और वन क्षरण से कार्बन उत्सर्जन से बचाने की दिशा में केंद्रित है, ठीक है, दिशा में केंद्रित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 41 है कि 1939 में किस वायसराय ने यह घोषणा की थी कि भारत युद्ध में अब ब्रिटेन के साथ है। ठीक है, तो 41 का देखिए, 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो 1939 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रमुख भारतीय कांग्रेस नेताओं से परामर्श किए बिना युद्ध में भारत के प्रवेश की घोषणा की, जो देश में विगत वर्षों में हुए चुनावों में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है NaHCO3 का सामान्य नाम। NaHCO3 का सामान्य नाम, तो 42 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 5 ऑप्शन। तो देखिए, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा यानी, तो 42 का हो जाएगा बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, ठीक है, NaHCO3, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, NaHCO3 होता है। औद्योगिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट और जो सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन के लिए साल्वेज प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो NaHCO3 को बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट है कि हैदराबाद के निजाम की सेना का नाम क्या था। तो देखिए, हैदराबाद पर निजाम मीर सर उस्मान अली खान, ठीक है, आसफ जाह 7 का शासन था, ठीक है, तीसरा ऑप्शन, तो ये हो जाएगा राजा कर्स। तो हैदराबाद के निजाम की सेना का नाम क्या था, राजा कर्स। तो उन्होंने एक बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी पर शासन किया, जो मुस्लिम अभिजात वर्ग से बड़े पैमाने पर भर्ती की गई और नियमित सेना के साथ साथ अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की उम्मीद कर रहे थे, जिन्हें राजा कर्स कहा जाता था। नेक्स्ट फिर है कि ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है। तो ग्लिसरॉल एक जो है 3 हाइड्रिक अल्कोहल है, जिसका IUPAC नाम 1,2,3 ट्रायोल है, ठीक है, 1,2,3 ट्रायोल यानी 5 ऑप्शन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि मनुष्य के शरीर में नमक के प्रवाह का माध्यम क्या है।
तीसरा ऑप्शन रक्त। तो रक्त मानव शरीर में भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। मानव शरीर में लवण का प्रवाह भी रक्त द्वारा होता है। नेक्स्ट फिर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो तीसरा ऑप्शन देखिए, बोध गया। तो लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली थी। ठीक है, बोध गया वह स्थान था जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ वह स्थान था जहां उन्होंने ज्ञानोदय के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लुम्बिनी उनका जन्म स्थान। फिर कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है, रुपये का नया चिन्ह किसने बनाया? तो फर्स्ट ऑप्शन यानी उदय कुमार। तो भारतीय रुपये चिन्ह जो है, भारतीय रुपया चिन्ह भारतीय रुपये के लिए मुद्रा का प्रतीक है। इसे उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया। इसे भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया था। डिजाइन देवनागरी अक्षर आर पर आधारित है, जिसके शीर्ष पर एक दोहरी क्षैतिज रेखा है। यह लैटिन के बड़े अक्षर कैपिटल आर से भी मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि भारत के संविधान में 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो देखिए 48 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी दिल्ली को विशेष दर्जा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाना। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से नए अनुच्छेद 239 ए और 239 ए भी जोड़े गए, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 239 ए में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली कहा जाएगा और इसके प्रशासक को राज्यपाल के रूप में जो है जाना जाएगा। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर है? तीसरा ऑप्शन। तो देखिए प्रसिद्ध चोल मंदिर तमिलनाडु में चोल राजवंश युग के हिंदू मंदिरों के एक समूह के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यह जो है आरंभिक 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित स्मारकों में शामिल है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंडा, चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर और उसके बाद है दादासुरस में ऐरावतेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट फिर है कि अपनी कक्षा में पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है क्या कहलाती है? 50 का फर्स्ट अपसौर। तो अपसौर जो है पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है। ठीक है, और यह 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को होता है। अपसौर क्या है? तो पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है, अपसौर, और यह 4 जुलाई को होता है। वहीं उपसौर जो है पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य के सबसे निकट होता है, उपसौर। ठीक है, और यह 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में जोग जलप्रपात है? 51 का होगा 5। तो देखिए जोग जलप्रपात कर्नाटक के पश्चिमी घाट सागर तालुक के शिमोगा जिले में स्थित शरावती नदी पर एक जलप्रपात है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल 455 मीटर है, जो कर्नाटक में बाराही नदी के किनारे स्थित है। तो किस राज्य में जोग जलप्रपात है? तो देखिए ये जो जोग जलप्रपात कर्नाटक के पश्चिमी घाट सागर तालुक के शिमोगा जिले में है, स्थित है। शरावती नदी पर एक जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। नेक्स्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो तीसरा मैंग्रोव पेड़। तो सुंदरवन एक मैंग्रोव क्षेत्र है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के डेल्टा पर बना है। सुंदरवन में पाए जाने वाले मैंग्रोव पेड़ की सबसे आम प्रजाति जो है सुंदरी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन में देखिए 53 है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की है? 53 का होगा तीसरा ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अगस्त 1936 में
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था? स्वतंत्र लेबर पार्टी को 1942 में अंबेडकर द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के रूप में रूपांतरित किया गया था। नेक्स्ट, नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की गई है? देखिए नाबार्ड द्वारा, तो 54 का राइट आंसर होने वाला है आपको। 54 का होगा तीसरा ऑप्शन, प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का अम्ब्रेला कार्यक्रम। ठीक है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड, KFW डेवलपमेंट बैंक और GIZ सामूहिक रूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए एक बृहत योजना जो है को लागू किया गया है। इसका उद्देश्य गरीबों के हित में निजी निवेश को प्रोत्साहन करके पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। नेक्स्ट है कि वनावन खाली स्थान का लोक नृत्य है जो विवाह के उत्सव पर गाया जाता है। 55 का होगा 5। तो देखिए वनावन कश्मीर का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? 5वां ऑप्शन, तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसे क्षार धातुओं के साथ समूह एक में रखा गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला है प्रोटियम 1H1, 1H2 ड्यूटेरियम, तीसरा है जो 1H3 यानी ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे सरल परमाणु है जिसके यौगिक में केवल एक प्रोटॉन होता है जिसकी परिक्रमा केवल एक इलेक्ट्रॉन द्वारा की जाती है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी क्वेंडिस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? 57 का 3 लार ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी तंत्र की नलिका विहीन ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद व हार्मोनों को सीधे रक्त में जो है स्रावित करती हैं। लार ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथि हैं जिसका अर्थ है उत्पादित स्राव को नलिकाओं के माध्यम से आसन्न बाहरी या आंतरिक उपकला में छोड़ा जाता है। नेक्स्ट 58, सोडियम जो है एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो खाली स्थान के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। 58 का होगा तीसरा ऑप्शन, ऑक्सीजन। तो देखिए सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है और यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है जिससे आग भी लग सकती है। इस विस्फोटक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम की मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है और वह गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव का कारण है? 59 का होगा दूसरा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और नर्सिंग के दौरान दूध की निकासी को उत्तेजित करता है और लगाव व्यवहार की केंद्रीय जो मध्यस्थता में शामिल होता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए उत्तेजित करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को भी बढ़ाता है जो संकुचन को और बढ़ाता है। नेक्स्ट 60 है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के शरीर के आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो 60 का होगा दूध, ट्रैकिया। तो देखिए पाचन तंत्र, मुंह, ग्रसनी, अन्न प्रणाली, पेट, छोटी और बड़ी आंतों, उसके बाद है मलाशय और मृदा से बना होता है। श्वास नली, ट्रेकिया, निचले श्वसन पथ की 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी फाइब्रो कार्टिलाजिनस ट्यूब होती है। नेक्स्ट 61 देखिए। 61 की यदि बात करें तो है निम्नलिखित में से कौन सा फल और सब्जियों के रंग के लिए प्रमुख कारक है? 61 का होगा 2 यानी एंथोसायानिन। एंथोसायानिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वर्णकों का एक समूह है जो कई अनाजों, फलों और सब्जियों के लाल नीले रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। पौधों में एंथोसायानिन परागकणों और बीज फैलाने वालों को आकर्षित करने न केवल प्रजनन में भूमिका निभाते हैं बल्कि विभिन्न अजैविक और जैविक तनावों से सुरक्षा में भी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट फिर है कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में अमर्त्य सेन ने कौन सा जो है नया उपागम जोड़ा? फर्स्ट ऑप्शन
पात्रता। तो अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और भोजन के लिए पहुंच पर जोर दिया। उन्होंने पात्रता कहा जो कि उत्पादन कर सकता है बाजार में विनिमय के साथ राज्य या अन्य सामाजिक रूप से प्रदान की गई आपूर्ति का एक संयोजन है। नेक्स्ट, मिड डे मील से जुड़े नवीनतम निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को खाली स्थान कैलोरी पोषक तत्व देने का निर्णय लिया गया है। तो 63 का होगा 5। तो देखिए, मध्याह्न जो है भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 1995 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत प्राथमिक 1 से 5 के लिए 450 कैलोरी, ठीक है, 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन में पोषक मानकों वाला पका हुआ भोजन निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, यह कथन किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना है जिसे वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा तीसरा ऑप्शन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में जो है उद्घाटन के समय हुई थी। कहता फरवरी 1916 में बनारस में जो है अपने भाषण में उन्होंने टिप्पणी की थी कि भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों और डॉक्टरों तथा जो है जमींदारों द्वारा रचित एक विशिष्ट घटना थी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से जो किन तत्वों की आवश्यकता होती है? 65 का होगा दूसरा ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन और ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। उच्च पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्राथमिक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल है। नेक्स्ट देखिए, फिर निम्नलिखित में से किस मछली का हड्डी, आँख और नाक नहीं होता है? 66 का होगा दूसरा, समुद्री स्पंज। समुद्री स्पंज का कोई सिर, मुंह, आँखें, हड्डियाँ, फेफड़े, मस्तिष्क और यहाँ तक कि हृदय भी नहीं होता है। 67 देखिए, 67 है कि परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? तो तीसरा ऑप्शन, ई रदरफोर्ड। तो देखिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी का जनक कहा जाता है। 1908 में उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 1909 में उन्होंने गोल्ड फाइल प्रयोग किया जो उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। नेक्स्ट, 68, फिर ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 68 का होगा फर्स्ट, 343 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की गति एक ध्वनि तरंग द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है क्योंकि यह एक जो है लोचदार माध्यम से फैलती है। ध्वनि की गति वायु में 343.2 मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट, 69 है कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम राष्ट्रव्यापी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत खालिस्तान से हुई थी। तो देखिए 69 का होगा फर्स्ट, यानी 20वीं सदी के पहले दशक से स्वदेशी आंदोलन 1905 के बाद बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में कलकत्ता में बैरिस्टर पी मित्रा की अध्यक्षता में एक गुप्त संगठन के रूप में की गई थी ताकि देशभक्त युवाओं को आने वाली क्रांति के लिए तैयार करने के लिए आध्यात्मिक और शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फिर है कि केंद्र सरकारी की प्रसाद योजना किससे संबंधित है? केंद्र सरकारी की प्रसाद योजना तीर्थ स्थलों के विकास से। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में जो है चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से प्रसाद योजना की शुरुआत की गई थी। अक्टूबर 2017 में योजना का नाम प्रसाद से बदलकर तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान जो है राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए इसमें जो है मैथ का क्वेश्चन छूटा हुआ था उसको सॉल्व करते हैं। चलिए मैथ का क्वेश्चन जो छूटा हुआ था यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन है 31। यहाँ देखिए
कहता है कि किसी काम को एक महिला 6 घंटे में करती है, उसी काम को एक पुरुष 4 घंटा में करती है और एक बच्चा 8 घंटा में। प्रतिदिन 8 महिला 8 घंटे उस कार्य को करे तो वह 10 दिन में पूरा हो जाएगा। तो 10 महिला 10 पुरुष और 10 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में। तो यहाँ पे देखिए वुमन, मेन और बॉयज, इसका रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर है कि एक महिला 6 घंटे में काम करती है और उसी काम को एक जो है 4 घंटे में, एक पुरुष 4 घंटे में, ठीक है। तो महिला करती है 6 घंटे में, पुरुष करता है 4 घंटे में और बच्चे करता है एक बच्चा 8 घंटा में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, 2 और 4 एफिशिएंसी 3, 2, 4। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है 10 महिला 10 बच्चा, तो 10 महिलाएं, तो क्या हो जाएगा 10 महिला के लिए 10 गुने 3 एफिशिएंसी 3। 10 पुरुष, तो पुरुष का 2 है तो 10 गुने 2 और 10 बच्चा, तो 10 प्लस में 10 गुने बच्चा का एफिशिएंसी 4, ठीक है 4 है। इसको गुना करेंगे तो 30 प्लस कितना हो जाएगा 30 प्लस 20, 30 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे जो लेंगे फिर यहाँ पे लेना होगा आपको 30 प्लस 3/2 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हम लेंगे 10 वुमन, ठीक है, 10 जो है मेल और 10 बॉयज बराबर, तो 10 गुने यहाँ पे हो जाएगा 10 गुने और इतना पूरा करता है। तो इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। यदि प्रतिदिन 8 महिला 8 घंटे उस कार्य को करे तो 8 महिला 8 घंटे उस कार्य को 8 महिला 8 घंटे उस कार्य को करे तो यहाँ पे वुमेन का जो रेशियो निकल जाएगा ये हो जाएगा कितना, वुमेन का होगा 10 गुने 3, ठीक है 10 गुने 3 और प्लस में हो जाएगा आपको 10 गुने यहाँ पे देखिए इसका जो रेशियो दे दिया गया था वुमेन मेल और बॉयज का कितना था 3, 2 और 4 था। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुने 3 यानी 30, फिर 10 गुने 20 30, 10 गुने 2 20 प्लस 10 गुने 4 40, तो 30, 20, 50 और 40 कितना होगा 90, तो 90 हो जाएगा, ठीक 90 हो जाएगा। तो 90 इतना जो है बच्चे कार्य को कितने दिनों में, तो मान लीजिए 90 गुने डी बराबर, और यहाँ पे 8 महिला 8 घंटे में, कहता प्रतिदिन 8 महिलाएं 8 घंटे में उस कार्य को करे। तो 8 महिला का है कितना 3 है, ठीक है, महिला का जो एफिशिएंसी है 3 है, तो 8 गुने 3 कितना होगा 24। इसको कितना समय लगता है 8, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपको 2 से, देखिए 45 दूनी 90 और 12 दूनी 24, ठीक है 12 दूनी 24। फिर इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 3 से काट दीजिए 15, 3 चौका 12, ठीक है 3 चौका 12, ठीक है 3 चौका कितना निकल जाएगा 12 निकल जाएगा, यानी ये हो गया आपको कितना, तो डी बराबर निकल जाएगा 8 चौक 32 बटा में 15, 8 चौक 32 बटा में कितना 15, 8 चौक 32 और बटा में कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पे 50 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 5 डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 32 देखिए, कहता है कि 5,000 रुपये का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 2% और दूसरे वर्ष के लिए में 3% और तीसरे वर्ष में 4% हो। तो 32 को यदि देखें तो मान लेते हैं जो है राशि P है, तो P इंटू, ठीक है P है तो अमाउंट बराबर क्या होगा P इंटू 1 + R1/100, ठीक है, इंटू 1 + R2/100, ठीक है R2/100 इंटू 1 + R3/100, ठीक है R3/100, यानी ये हो जाएगा आपको 5,000 बराबर, चूँकि अमाउंट यहाँ पे दे दिया गया है, सॉरी प्रिंसिपल दे दिया गया है, तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी P इंटू ये अमाउंट है P इंटू 1 + 2/100, फिर हो जाएगा 1 + 3/100, 1 + 3/100 इंटू 1 + 4/100, ठीक है 4/100, तो ये हो जाएगा कितना, तो 5,000 बराबर में P इंटू 1.02, ठीक है
इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.03 इंटू 1.04 तो यहाँ से P का मान निकल जाएगा आपको। P का मान कितना निकलेगा, तो इसका जो P का मान निकल जाएगा 32 का, ये निकल जाएगा आपको 5000 बट्टा में 1.02 इंटू 1.03। तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33। एक बस 50 किलोमीटर की यात्रा, एक बस जो है 50 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में करती है, से 70 किलोमीटर की यात्रा 85 मिनट में पूरी करती है। बस की औसत चाल तो होगा कुल दूरी, तो 50 कुल दूरी 50 प्लस 70 कुल दूरी बट्टा कुल समय। ठीक है, कुल समय, तो कुल समय कितना है 95 मिनट। ठीक है, 95 मिनट है और 85 मिनट। ठीक है, 95 और कितना है, तो 95 और 85। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए कुल दूरी बट्टा में क्या होगा, कुल दूरी निकाल लेंगे, बट्टा में कुल समय निकालना होगा। तो 50 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में करती है और शेष 70 किलोमीटर की यात्रा 85 मिनट में पूरी करती हैं। ठीक है, पूरी करती हैं। यहाँ पे इसको जो है घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 120, ये 60 ऊपर चला जाएगा गुने 60, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में होगा 180। 180 ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा आपको, ये कट जाएगा 6 18 3 चौका 12 यानी 40। तो इसका जो राइट आंसर होगा 40 किलोमीटर। ठीक है, क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी कार्य को अकेला किसी कार्य को अकेला 12 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी जो है और सी की मदद से दोनों जो उस काम को 5 दिनों में करता है। अगर उन्हें उस पूरे कार्य के लिए इतना रुपये प्रदान किया जाता है तो सी की हिस्सेदारी, तो ए करता है 12 दिन में, बी करता है आपको 15 दिन में और ए बी सी, और कहता है कि सी की मदद से दोनों उस काम को 5 दिनों में। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 5 12 60। ठीक, तो यहाँ से हमको सी की इफिशियंसी निकालना है। कैसे निकलेगा, तो ए बी का कितना है 5 4, ये जोड़ के 12 में से घटाएंगे, 5 4 9 घटाएंगे तो कितना निकल गया 3, यानी सी का एफिशिएंसी निकल गया 3। ठीक है, सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया, तो सी का जो है निकल गया है 3। तो सी का हिस्सा निकालना है तो 3 बट्टा में कुल कितना है, तो 3 बट्टा में हो जाएगा आपको कुल जो है 5 4 3, यानी कुल है 5 4 9 3 12 गुना में 2880 कर दीजिए, 2880। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 240, 24 तिया 72, यानी 720। 720 यानी इसका जो है 720 ई ऑप्शन होगा 5। नेक्स्ट है कि 3 जो है वृत्त ए बी सी जो है क्रमशः गायक, नर्तक और नायक को निरूपित करता है। इनकी कुल संख्या 50, 60 और 40 है। वैसे लोगों की संख्या कितनी होगी जो गाना गाते हैं और नृत्य करते हैं लेकिन गायक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गायक जो है गायक 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए यहाँ पे दे देते हैं गायक है, ये है आपको गायक, बी है आपको नर्तक और सी है नायक। सी क्या है, नायक है, सी है नायक। तो उन लोगों की संख्या जो गायक और नर्तक दोनों हैं। ठीक है, उन लोगों की संख्या है जो गायक और नर्तक दोनों हैं लेकिन नायक नहीं है, तो ये तो हो जाएगा आपको केवल 15, यानी 15 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ई ऑप्शन 5 ऑप्शन। नेक्स्ट, एक लड़का किसी किताब का 48% हिस्सा एक दिन में पढ़ लेता है। ठीक है, एक लड़का किसी किताब का जो 38% हिस्सा है ये एक दिन में पढ़ लेता है और 45% हिस्सा अगले दिन में पढ़ लेता है। ठीक, अगर उस किताब में 45 पेज जो है शेष बच जाए तो किताब के कुल पृष्ठों की संख्या, तो यहाँ पे मान लेते हैं पुस्तक में x पेज है। ठीक, कितना पेज है, x पेज। तो कहता है कि एक लड़का किसी किताब का 38% हिस्सा एक दिन में पढ़ लेता है। 38% हिस्सा जो है एक दिन में पढ़ लेता है। फिर कहता है और 45% हिस्सा अगले दिन में पढ़ लेता है। अगर उस किताब में 45 पेज जो है शेष बच जाए, 45 जो है शेष बच जाए, तो ये हो जाएगा कितना होगा, तो देखिए ये जो है 38
38 यदि पढ़ लेता है तो ये होगा 3x/8, ठीक है, प्लस x माइनस 3x/8 यदि घटा दे, ठीक। और ये पढ़ लेता है 45% यानी 4/5, और प्लस में कितना, प्लस में 45 शेष बच जाता है, प्लस 45 बराबर में क्या होगा, टोटल x है, x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3x/8 प्लस में 5x/8 गुना में क्या होगा 4/5, गुना में हो जाएगा 4/5 प्लस 45 बराबर में x, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3x/8 प्लस x/2 प्लस 45 बराबर 0, सॉरी बराबर x। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा 360, यानी तीसरा ऑप्शन क्या निकल जाएगा, 360 निकल जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37। एक निश्चित राशि पर 5 प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ठीक है। तो उसी तारीख और उसी समान अवधि में साधारण ब्याज कितना होगा। तो 37 को यदि देखें तो देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 5 प्रति वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है, ठीक है। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है इतना रुपया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए तो 2 3 7 8 3 ये दे दिया गया आपको मिश्र धन, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, मिश्र धन दे दिया गया है, यहाँ पे CI दे दिया गया है, ठीक है, इतना है। तो यहाँ पे देखिए गौर करें, यदि कहता 5%, ठीक है, 5 प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, ठीक है। तो ये 2 का क्यूब कितना होगा, ये हो जाएगा 8000, ठीक है। 2 का जो क्यूब होगा 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, 2 का क्यूब होगा 8000। 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441 को 21 से गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 441 को 21 से गुना करेंगे तो होगा 144, ठीक है। ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा 1 4 2 6 8 4 12 8 1 9, 9261, 9200 कितना हो जाएगा 61। यहाँ से आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया। इन दोनों में अंतर देखिए कितना का है, इन दोनों में अंतर जो है यह है 1261 का, कितना है 1261, ठीक है। 1261 का जो है इतना है। तो यहाँ से देखिए हम निकाल लेंगे, प्रिंसिपल निकल जाएगा यहाँ से 1261। तो 1261 का मान दे दिया गया 2 3 7 8 3, ठीक है। तो हमको 8000 यानी प्रिंसिपल निकालना है, 8000 का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 3 7 8 3 बटा में 1261 गुना में 8000, 8000 यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा कितना, यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा 24000, कितना निकल जाएगा 24000। प्रिंसिपल यदि निकल गया तो यहाँ से ब्याज निकाल दीजिए। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100, ठीक है, गुने दर बट्टा में 100, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 2 0 से 2 0, ये हो जाएगा 3600 रुपये। कितना होगा 3600, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है 38 है कि इतना 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 और इतना का HCF। तो इसका HCF निकालने का तरीका है कि ऊपर का HCF निकाल देंगे, यानी अंश का HCF बटा हर का LCM, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 3 9 81 27 का मौसो निकालेंगे और नीचा में 2 8 16 और 10 का लॉसो निकाल देंगे। तो ऊपर का यानी 3 9 81 27 का HCF 3 होगा और नीचे का लॉसो कितना होगा 80 होगा, यानी 3/80, 3/80 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा तो ये हो जाएगा 5वां, क्या होगा, तो 5 जो है इसका राइट आंसर होगा। 5 क्या होगा, तो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो देखिए वहाँ पे जो 31 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इसके अलावा यदि आप मैथ का, ठीक है, मैथ लैंग्वेज का, ठीक है, और उसके बाद ये है साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।